चालू। तो तुम मुझे इतनी लेंथ बताओ, इतनी कितनी होगी? क्या d1/2 होगी? और इतनी लेंथ कितनी होगी? d2/2, दैट इज d2/2। तो बोलो एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये रहा बेस, ये रही हाइट, उसी का 4 गुना कर दो। तो हाफ इंटू d1/2 और इंटू d2/2, तो 4 से 2 और 2 कट गया और हाफ बच गया। तो क्या आंसर आ गया बताओ? d1 इंटू, ये इसका डिडक्शन है, सिंपल सी चीज है। तो ये हम लगाने जा रहे हैं। अब इसमें चारों चीजें दी हुई हैं, क्या क्या दिया देखो। दैट इज 3045 -14 और चौथा कौन सा दिया है? -2 -1। ABCD। तो आप इसमें AC निकालो। दिग्विजय, AC का फार्मूला बताओ। इतना ठीक है, इतना ठीक है, ज्यादा क्यों सोचते? सही है। AC देख रहे हैं, 3 - -1 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर। सो दैट इज √3 + 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर दैट इज 4 स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, दैट इज √16 + 16, √32। कनिष्का, √32 को क्या लिख सकते हैं? 4√2 यूनिट्स। ये तो तुमने ऐसे निकाल लिया। अब निकालना है BD। दिग्विजय, BD बताओ। बोलो। हाँ, -4 सही है। और बोलो। -1 का स्क्वायर। पाइप में भी दिक्कत है रिद्धि, पाइप तुम्हारा ऐसे बनना चाहिए, तब ऐसे आए, नहीं तो 3 लगे। ठीक है। अब देखो, सो दैट इज √6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो √36 और +36, √72 को रिद्धि लिख के लिखा। टू इंटू 36 तो हाई है, तो सोच क्या रहे हो? 36 बाहर ले लो। है? तुम टैलेंटेड हो। डियाना, तुम भी बताओ। तुम ज्यादा टैलेंटेड हो। दीपिका भाई, ये 2 बार है, तो रूट के अंदर 2 इंटू 36 और 36 उसने बाहर ले लिया। बोला मैं तो 36 का 36 ही बाहर लूंगी। तू जो भी कर ले, दिमाग है कि नहीं उसका? 6 रूट, सही है कि नहीं? सो दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। वैल्यू रखो, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। अगर तुम इसे देखती हो स्वाति, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया, तो तुम्हें इसका आंसर क्या मिल रहा है? सिर्फ नजर भर देखने से कितना पता चलता है? मंगल, हर्षवर्धन, 24। हाँ, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हुआ और 2 से 2 कट गया। कटा कि नहीं कटा? तो दैट इज, इट कम्स एज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, √2 मिल गया तो 2 होता ही है। अगला देखो, नाउ वी विल कम एक और क्वेश्चन करके थोड़ा सा बता के फिर मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूं। चल, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए
कि किसी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी ट्रायंगल में चार चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए अभिनव: सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इनसेंटर। क्या ये चारों तुम्हें पता है? तो पता कर लो। चलो ये देखो, क्योंकि ये अगले पेज पे दिया है तो इसलिए हम अभी से बता देते हैं नोट्स में। इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये मीडियन है जिगीशा, इसको क्या कहते हैं? जो किसी वर्टेक्स को मिड पॉइंट से मिला दे उसे क्या कहते हैं? मीडियन। और ये भी मिला मिड पॉइंट से, देखो ये मिड पॉइंट है और ये भी मिला। कहीं तुम कनिष्का ये तो नहीं सोच रही हो कि मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल आर कनकरेंट? उन तीनों का एक कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होता है, कनकरेंट। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसकी मीडियन जब डालोगे दो तो कटी जाती है, तीसरी भी डालोगे वो भी उसी जगह से, तब कहा जाता है कनकरेंट। सही है? यानी क्या बोला जाएगा? पहले तो मीडियन, इफ वर्टेक्स इज ज्वाइंट टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इट इज कॉल्ड माध्यिका, उसे मीडियन कहेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो लिखो इट इज मीडियन। इसको क्या कहेंगे? मीडियन। जैसे मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सिर्फ तुमको मौजूद A B C, चूंकि तुम फर्स्ट आए हो मैथ में, A B C D E F D के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने। अभिनव अब आप बताइए, हमें पता नहीं पता। हर्षवर्धन x2 plus x3 upon 2 y मिड पॉइंट वो फार्मूला लगा दिया, x2 और प्लस x3/3 इन दोनों का सम करके आधा, और क्या कर दिया बताओ? साथ में y2 और प्लस y3/2। इतनी बात समझ आई? इसी तरीके से सारे निकाले जा सकते। इसका बताओ दीपिका। y1 plus y3 upon 2। हाँ बोलो अभिनव। मिड पॉइंट फार्मूला, दिस प्लस दिस बाई 2 मिड पॉइंट है ना, समझो मत उसमें, ये डिड्यूस हो चुका है। बस तुम ये समझो मिड पॉइंट होता है दिस प्लस दिस बाई 2। सेक्शन फार्मूला लगा दो ना 1:1 के रेशो तो भी आ जाएगा। 1:1 का लगाओ तो m प्लस n 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 into x3 और 1 into x2 आ ही जाएगा। अगर समझ में आ गया तो ये बताओ। x1 plus x2 by 2 y2 by 2। मेरा कहने का मतलब है medians of a triangle are concurrent, they pass through a common point and that common point is called centroid। medians of a triangle are concurrent, these pass, इसका मतलब क्या है? pass through a common point, this point is called, और इसको डिनोट किससे करते हैं? इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इस पर 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए देख लो। इसे जी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। जो वर्टेक्स की तरफ है वो 2 हिस्सा है और जो इधर वाला 1 है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन, ये किस में डिवाइड करता है? उसका डिडक्शन आगे है, बस तो अभी समझ लो 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड
डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशो। तो जिगिशा, अब मुझे जी का तुम्हें बताना है, तुम इसको लेके करो। देखो ये भी रखा, ये भी रखा, इस रेशो का इसमें मल्टीप्लाई करना और इसका इसमें कर देना, है बात कि नहीं भाई? m:n जानती हो ना रेशो, तो ये चीज का इसमें मल्टीप्लाई करना और 1 का किसमें, तो जी का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ जी। करके दिखाओ। 2 plus x2 by 2 plus 1 into x1 और डिवाइडेड बाई 2 plus 1। इसी तरीके से अगला बताओ। 2 into, अब 2 से तुमने किससे किया? y2 plus y3 by 2 और प्लस 1 into y1 और डिवाइडेड बाई 2 plus 1 और ये चीज कवर कर दी। सही है। अब आगे देखो, दैट मीन्स ये कितना हो गया? ये 2 से 2 कट गया और इस 2 से तो ये भी 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? x1 बचा, x2 बचा और x3 बचा और बाई 3। और यहाँ क्या बचा जरा चेक करो, y1 plus y2 plus y3, y1 plus y2 plus y3 by 3। This is the coordinate of centroid। ठीक है, coordinates of centroid, that is G। यदि तुम्हें G के बारे में पता चल गया है तो एक MCQ आएगा और तुम्हें G के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। देखो, नाउ अब देखिए, नाउ क्वेश्चन ये दिया है, दैट इज 2 1 3 2 और 1 -1। तो तुमको बताना है इसका जो सेंट्रॉइड होगा G। G के कोऑर्डिनेट बताओ प्रियांशु। x1 plus x2 plus x3 by 3। हाँ बताओ। 2 plus 3 plus 1 by 3। 2 plus 3 plus 1 by 3। 1 plus 2 plus minus 1। तो दैट इज 6 by 3 और 1 तो कट ही गया, तो 2, 2 by 3। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, बात समझ में आ गई? कभी सेंट्रॉइड निकालना होगा तो ऐसे निकाल दे, यही आएगा क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? चेक करो। मान लीजिए यहां से तुमने परपेंडिकुलर डाला है, तो इसको कहेंगे एल्टीट्यूड। इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दो तो ये भी एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब एक और परपेंडिकुलर डालो, ये लग भी रहा है परपेंडिकुलर, तो क्या ये भी एक एल्टीट्यूड हो जाएगा? तो ये भी एल्टीट्यूड है। If altitudes are dropped from vertices, then these are concurrent, and the point of concurrency is called orthocenter। समझ में आ गई बात कि नहीं? If altitudes are drawn, altitudes
are drawn from vertices of triangle. Then they pass through a common point. एक कॉमन पॉइंट आ गया, इसे O बोलो. क्या बोलोगे? ठीक है. Then these are concurrent. ये संकेंद्रीय होंगे. Concurrent. That is passed through a common point. Called orthocentric. इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है, बस इतना जान लो, बस ये ऑर्थोसेंट्रिक. आगे कभी काम होगा तो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे. वो रिफ्रेशर में है क्वेश्चन, तब बताएंगे. अभी बस तुम लिख लो. अब आगे देखो. तीसरी चीज, इन सेंटर क्या होता है? चलो. और सरकम सेंटर क्या होता है? कभी तुमने ये देखा है कि अगर कभी ट्रायंगल बनाना हुआ ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो इससे जो तुम परपेंडिकुलर सेंटर से जब इस पे परपेंडिकुलर डालते हो कि नहीं, तो क्या वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है? ऐसा 9th में तुमने कभी पढ़ा क्या कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड? बहुत आसान चीज है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. अब परपेंडिकुलर तो तुमने डाल ही दिया है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा लो. करेगी कि नहीं? और अगर यहां भी परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां भी तुमने डाल दिया, तो क्या इसको भी मिलाओ, तो क्या ये भी रेडियस होगा? मेरा कहने का मतलब है कि अब ये ट्रायंगल मानो, ABC इज ए ट्रायंगल, और ये चीज क्या है बताओ? मंगल. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अनुष्का तुम भी बताओ, इसको क्या कहेंगे? बोलो प्रभात. अगर किसी लाइन पे मिड पॉइंट से ऐसे तुमने कर दिया है, उसका क्या नाम होता है? नाम बताओ. मिड पॉइंट से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम क्या होता है? होता है कि नहीं? तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्यों? क्योंकि जब तुमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT से मिड पॉइंट हो गया. RHS कॉन्ग्रुएंसी करोगे तो मिड पॉइंट होगा, और इसी तरीके से ये भी इस पे लगाओ कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या मिड पॉइंट नहीं होगा? दैट इज. अब यहां पे भी कर लो, तो क्या यहां पर भी परपेंडिकुलर डाल दो तो फिर से RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो. मेरा कहने का मतलब है कि क्या चीज कंकरेंट है, तुम बता दो मंगल, और उसका नाम क्या है? करेक्ट. तुम भी बोलो कनिष्का. यस. अगर किसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यही मंगल भी बोलना चाहते थे, थोड़ा सा समय ले रहे थे लेकिन बोलना यही चाह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, यहां से भी ड्रॉ करूं, यहां से भी ड्रॉ करूं, यहां से भी ड्रॉ करूं, तो वो कंकरेंट होंगे. और जो कंकरेंट होंगे, दैट इज इस सेंटर, एंड इफ this radius is taken, then a circle can be some circumscribed. जो सर्कल बाहर खींचा जा सकता है, तो क्या सर्कम सर्कल कैन बी ड्रॉन? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सर्कम सेंटर. क्या पड़ा? सर्कम सेंटर. फिर से बोलो, व्हाट इज कंकरेंट? दैट इज perpendicular bisector is drawn. Perpendicular bisectors of triangle are concurrent, and through that point a circle can be drawn which passes through all three vertices.
उससे एक सर्कल बनाया जा सकता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, क्योंकि सर्कम सर्कल बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है? सर्कम सर्कल। और इसका नाम क्या है? दैट इज, कोई भी चीज है सर्कम सर्कल है। सर्कल कैन बी सर्कमस्क्राइब्ड एंड ट्रायंगल कैन बी इनस्क्राइब्ड। ट्रायंगल अंदर है, तो यहाँ पर ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है और सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड। दो चीजें हैं ना, दो चित्र हैं कि नहीं है? तो ट्रायंगल क्या है बताओ? इनस्क्राइब्ड। उल्टा भी होता है, वो नीचे आएगा। ऐसा होता अगर मान लीजिए यहाँ पर एक अंदर में सर्कल बनाता, ये वो चौथा इन सेंटर है, इसमें क्या कहा जाता? ट्रायंगल इज, अभिनव, एंड सर्कल इज, पूरी चीज तुम जानते हो, इतना कैसे जानते हो? सर्कल इज इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड, इसको लिखो इनस्क्राइब्ड। अब बोलो ट्रायंगल क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड। जो बाहर है वो सर्कम, तो लिखो ट्रायंगल इज, ये वर्ड तुम्हारी बुक में कई जगह आया है, सर्कम स्क्राइब। और यहाँ पे क्या है बताओ? देखो, सर्कम सर्कल भी नाम दिया गया, और दूसरा कह सकते हो कि सर्कल इज सर्कम स्क्राइब। और ट्रायंगल क्या है बताइए? ट्रायंगल इज इनस्क्राइब। दोनों को लिखते हैं, इसे भी जरा देखो, इसको थोड़ा और बोल्ड बना लेते हैं, फिर से समझो बाती। ये जो चीज है, अगर तुम यहां से और यहां से और यहां से देख लो, तुम एंगल बाइसेक्टर खींचो। क्या खींचो? एंगल बाइसेक्टर। तो तुमने कभी ये बात पढ़ी है कि कभी, अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आगे अभी चैप्टर एक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आने वाला है तुम्हारे। ये देखो, अगर मैं दो को टच करते हुए लाइन खींचूं और सेंटर से इसको मिला दूं, और यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा, यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो टच करने वाली लाइन है ये दोनों 90 डिग्री होगी। तुम्हारे रिम में हर स्पाइक रिम पे 90 डिग्री नहीं बनाती है। तो ये मुझे बताओ, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये रेडियस हो गया और ये कॉमन हो गया, तो क्या आरएचएस कॉन्वेंसी नहीं लग गई? अगर आरएचएस कॉन्वेंसी लग गई तो क्या ये दोनों एंगल सीपी सीटी से इक्वल नहीं हो गए? यही तो ये केस है। मेरा कहने का मतलब है कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट एंड दैट इज कॉल्ड, दैट कंकरेंट पॉइंट इज कॉल्ड, इन सेंटर बोला अभी हमारे सामने, हमारे तक आवाज पहुंची है। फिर से रिपीट करो बेटा, रिपीट ही नहीं कर पाती जिगिशा, रिपीट करो। यस, जो किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं वो संकेंद्रीय हैं और उसको इन सेंटर कहेंगे, और जो लंब समद्विभाजक हैं वो भी संकेंद्रीय, उसको सर्कम सेंटर कहेंगे। दोनों चीजें एंगल बाइसेक्टर करोगे तो उससे तुम इन सर्कल ड्रॉ कर सकती हो। और परपेंडिकुलर साइड पे परपेंडिकुलर खींचो, साइड पे क्या खींचो, वो भी कहीं ना कहीं टच कर जाएंगे, उससे तुम सर्कम सर्कल। समझ में आ गई बात? दोनों लाइन तुम बता दोगी तो तुम्हें वैन, दोनों डेफिनेशन बताओ। Through this inscribed which touches the side, यहाँ तक ठीक हो गया तुम्हारा। अगला बताओ। A circle can be drawn which passes through, पूरा जानती हो तुम, इनाम की हकदार हो। चलो आगे की बात देखें।
नाउ पूरा बताया ना। अब देखो, लिखो सर्कम सेंटर दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर concurrent through which a circle can be drawn. सेंटेंस पूरा करो दिग्विजय। आप बोलो, आप तो कर ही सकते। Through which a circle can be drawn, which passes the all three sides points of. बताने का, आप बोलो। Which passes through all three vertices of triangle. हाँ, which passes through, वो कहाँ से पास होता है? त्रिभुज के शीर्षों से। हिंदी में बोल दिया करो, इंग्लिश फॉरेन बता नहीं पाओगे इंग्लिश में। इंग्लिश बेकार में चल रहा है और लेके। थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड, दिस इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सी से डिनोट करेंगे, कॉल्ड सर्कम सेंटर। ये सी है, इसको नोट करो। जहां पे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और सब 90 डिग्री। चलो अब इन सेंटर, इन सेंटर को आज भी रिपीट करो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना हो तो छोड़ देना। प्रियांशु आप करो। एंगल बाइसेक्टर्स, क्या लिखोगे बोलो, बताओ नाम। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर तो जानते हो ना। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, ठीक है। एंड थ्रू दैट कंकरेंट पॉइंट ए सर्कल कैन बी इंस्क्राइब, अभी बताएंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ a triangle are concurrent. That point is called क्यों उसे इन सेंटर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई अंदर सर्कल बन रहा है। As a circle can be inscribed इनसाइड ट्रायंगल। जब इनसाइड ट्रायंगल सर्कल बनाओगे, इन सेंटर को आई से डिनोट करेंगे तो वो साइड को टच करेगा और ये वर्टिसेस को टच करेगा। अभी अविश ने बताया वर्टिसेस को टच करता है, ये साइड को टच करता है। अगला देखिए, एक और पॉइंट इसमें है, वो भी बता दें फिर हम अगले चैप्टर पे चलें। दैट इज now area of a triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो इसका एरिया में हाफ लिखो और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो, x y माइनस 1 और प्लस x y माइनस 1 और प्लस x y माइनस 1। यहां तक लिख लोगे, इतना तो लिख लोगे। अब एक इस तरीके से वॉच बनाओ, वॉच में
1 2 3। अब ऐसा चलना शुरू कर दो। 1 2 3 की तरफ जब चलना शुरू करो, 1 से चलो पहले। 1 2 3 1 2 3। अब 2 से चलो, 2 3 1। फिर 3 से चलो, 3 1 2। समझ में आ गई बात? चलो, दैट इज अब 2 से चलो, 2 3 1। और फिर किससे चलो, 3 1 2। If the above value comes negative, then only take the magnitude. उसका निगेटिव साइन लीव, एज एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। कभी कभी ये निगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि हम कभी x2 x1 को ले सकते हैं, हम इधर उधर करेंगे तो निगेटिव भी आ सकती है। इफ above value comes negative, leave the negative value, take the magnitude, that is area। सही है? If above value comes negative, leave the negative sign and take magnitude। क्यों, ऐसा क्यों? As area is never negative। एरिया कैसा होता है? कभी निगेटिव हो सकता है, देख सकता है। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ये वैल्यू कहलाती है मॉड्यूलस। कभी निगेटिव हो इसके अंदर तो क्या होगा बताओ, ये क्या करेगा? पॉजिटिव करेगा। ऐसे समझो कि एक मशीन हो, उसमें से जब 2 पास हो तो वो कहेगा जाइए, कहेगा निकल जाइए। अब -2 पास हो तो वो मशीन कहेगा अरे आप तो -2 है, मुझसे एक और माइनस लेके जाइए, तो तब भी 2 बना देगा। मॉड्यूलस मीन्स नथिंग। ये एक ऐसी मशीन है, माइनस वाले को एक और माइनस दे दे, प्लस कर दे। तो अगर आप चाहो तो इसमें पूरे में मॉड लगा दो, तो इसका वही मतलब होगा कि अगर तुम्हारी निगेटिव, इसको कहते हैं मॉड। अब पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलस, या फिर इसे क्या कहते हैं? तो अब मॉड के अंदर कभी ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, तो तुम सिंपली मॉड हटा के 2 लिख देना। सही है? अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर जाए, यानी ऊपर की साइड और ये 2 झोपड़ी है, कहीं इसका गिर ही जाए इसी पे, तो क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो जाएंगे? तो अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या बनेगी? भाई झोपड़ी गिर गई, तो ऐसे में कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या बनेगी राजवीर? तुमने मुंह की बात छीन ली, राजवीर ने समझे मुंह की बात छीन ली, बोला एरिया ही 0 हो जाएगा। राजा वाली कहानी इनको याद होगी, चेहरे का मोटिवेशन ऑफ जो लल्ला खाऊ बता रही है। दैट इज व्हाट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम बुक का ही एक सवाल इस फार्मूले से करें। समझ में आ गई बात कि नहीं? भाई एरिया 0, झोपड़ी गिर ही गई, सब पॉइंट एक लाइन में। देखो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 then 3 points lies on a line। This is, क्योंकि ये आपके में था, लेकिन अभी आप बड़ी क्लास में जा रहे हो तो आपका हटा के क्लास 8th में डाल दिया क्या? अब ये 8th वाले पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई 8th वाला पढ़ रहा है तो हमें जानना चाहिए ना। हम उसको ना जाने, वो हमारा पढ़ जाए, ऐसे कैसे हो सकता? वो लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8th में आ गई थी, आपको अगले साल 12th दिया जाएगा। आप लोग तो निकलते चले जाओगे, जो पीछे वाले आ रहे हैं, ये पीछे वाले 9th वाले कर रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, और जो अभी ये अगले साल जाएंगे 10th तो 12th पढ़ेंगे। ये हो रहा है, सिलेबस बदल रहा है, कोऑर्डिनेट आ गई है। ये सब उनके लिए खेल है, तो हमने आपको भी बता दिया भाई, उनके सामने आपको भी मालूम होना चाहिए। उन्हें इन सेंटर पता हो, आपको ना पता हो तो अच्छा लगेगा क्या? छोटी बहन को क्या सिखाओ? ये देन दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कॉल्ड कंडीशन
ऑफ कोलिनियरिटी। सिर्फ एक सवाल इसका करो, आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हारे बुक में कोई सवाल है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है? जरा पढ़ो, पेज नंबर 105 निकालो। 3 पॉइंट्स दिए हैं, पेज 105। तो तुम्हारे पास इस सवाल को करने का और भी तरीका होगा। ए है 1,5, बी क्या है, दैट इज 2, 3, और सी क्या है, -2 -11। ठीक है, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया के फार्मूले को लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इट इज इक्वल्स टू, मॉड लगा दो, हाफ लिख दो। मॉड जानते हो ना, निगेटिव आएगा तो प्लस कर देंगे, मॉड हटा के ऐसे कर देंगे, ये चीज हो जाएगी। अब देखो, हाफ लिखो, और इसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा गया है, इसे x1 y1 मानो। लिखो स्वाति x1 y2 माइनस y3। बताओ अंदर क्या लिखे, 3 -11 पहला हो गया। अब बोलो x2 बोलो, देख के बताओ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोलो। 2, जब तुम 2 बोलोगी तो 2 3 1 y3 माइनस y1। बोलो, बात समझ में आई? करो। हाँ, सही है। अच्छा, अब x3 बोलो, अब क्या बोलोगी? जब तुमने 3 बोला तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 2 y1 माइनस, करो जरा, सही कर रही हो, तुमको आता है इसका मतलब। और मॉड फिर लगा, अगर ये 0 आ जाए तो कह देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, सो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो, हाफ और अंदर क्या आया बताओ, 1 से तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 14 आ गया। यहाँ देखो अंदर कितना आया, तो 2, और अंदर कितना आ गया, -16। यहाँ देखो कितना आया, -2, और अंदर 2, ये ब्रैकेट लगाया, मॉड लगाया। अभी देखो, मॉड हाफ लगा दो, 14 माइनस 32 और -4। तनिष्का बताओ अंदर क्या आएगा, 14 माइनस, अरे पूरा एक साथ बताओ, एक साथ बताओ पूरा। -4। अब अगले स्टेप में इससे इसको कट कर दो, -11 आया, -11 मॉड के अंदर है, तो लिखो 11 स्क्वायर। आया नहीं सही आंसर, तो क्या ये कोलिनियर नहीं थे क्या पॉइंट्स? पीछे देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, चेक करो आंसर इसके पीछे, नहीं है तो स्क्वायर यूनिट्स as the area of triangle is non-zero, so 3 points are non-collinear. As area of triangle is non-zero, so 3 points are non-collinear. चेक करो, दैट मीन्स, ठीक है, कोई ऐसा भी है बुक में क्वेश्चन जो कोलिनियर हो कि नहीं है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, अगर होगा ठीक है
तो ये जितने भी तुम्हारे सवाल हैं रेशो वाले वो सारे कोलिनियर के सवाल हैं। क्योंकि कोई भी है 2 7 में काटता तो कोलिनियर होगा Example 3 है. है। एग्जाम्पल 3 देखो, हाँ इसको कर लो, एग्जाम्पल 3 करो। चलिए दैट इज, इसमें क्योंकि कैमेला और आशिमा का सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये इसमें एक क्रिश्चियन है, एक मोहम्मदन है और एक हिंदू। अब देखो, तो हमें ये पता करना है कि क्या ये तीनों एक लाइन में बैठी हुई हैं। देखो आशिमा, भारती, एग्जाम्पल 3 देखो, आशिमा का कोऑर्डिनेट क्या है? आशिमा इज 3 1, और हम ये मान के नहीं चल रहे, अभी हम अलग ही अलग ले रहे हैं, हमें क्या पता कोलिनियर है कि नहीं। ए बी क्या है 6 4, और सी क्या है 8 6। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये तुम्हारे फेमस होने का समय है मोहजीद, बताते जाओ। 3 4 minus 6 आगे बताओ, तुम तो अच्छा बता रहे हो। 6 minus अब यहाँ क्या लिखा है 6, minus 1 माइनस लिख दे क्या है 6 6 और 6 minus 6, आगे बोलो 6 minus 1 सही है, दैट इज 2 3 1। आगे बोलो 8 3 1 2। तुमने बहुत अच्छा अप्लाई किया है। राजवीर होता तो भी यही बताता, वो है नहीं, पानी पीने चला गया। -2 और +8 -3, ये हो गया। तो हाफ -6 +30 और -24। जरा सबको जोड़ो मोहजीत, अंदर अंदर। आंसर 0 है 0 आ रहा है, और 0 का हाफ में मल्टीप्लाई कर दो, सही है। एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, सो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, सो 3 पॉइंट्स आर। अब इस पे आगे और 50-100 सवाल आपको करने होंगे, लेकिन वो समय पे कराएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर ड्यू है। तुमको थोड़ा थोड़ा बेसिक तो बता दिया, अब तुम देखोगे रिफ्रेशर में खुद ही कर लोगे देख देख के, थोड़ा तो आइडिया लगी गया। चलो नाउ कम टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। Now let us understand this. Okay. चलिए देखो, ट्रिग्नोमेट्री किस काम में आती है?
इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मीट्री का मतलब मेजरमेंट, और ट्रिगोनो का क्या मतलब है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और प्लस मेजरमेंट। वैसे तो इसकी बड़ी ब्रांचेज हैं, किसी भी ट्रायंगल का हो सकता है, लेकिन अभी हमारा सिलेबस छोटा है तो हम सिर्फ राइट ट्रायंगल में, 10th में राइट ट्रायंगल, आगे की 11th 12th की क्लास में ये सब भी आ जाएंगे, स्केलीन, आइसोसलीज, इक्विलेटरल सब आ जाएंगे। अभी नहीं है। अभी कौन सा है? सो वी आर राइट ट्रायंगल। तो लिखो मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल and its angle are studied in branch of mathematics। मैथमेटिक्स की एक शाखा है। कौन सी शाखा है? इन ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। We will see here, ठीक है, such measurements only for right triangles। हम यहाँ सिर्फ किसके लिए देखेंगे? 2 चैप्टर अगले राइट ट्रायंगल ही हैं। We will measure them only here। अभी ये बात की जा रही, आगे तो जो होगा, here only for right triangles। समकोण त्रिभुज के लिए आप देखिए। अब जरा ध्यान दें, कहने का मतलब है कि तुम कहीं खड़े हो और ये कुतुब मीनार है, तो क्या तुम खड़े खड़े कुतुब मीनार की हाइट पता कर सकते हो? यहीं से खड़े खड़े देख के अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री जानते हो। अगर तुम यहीं खड़े हो और एक जहाज देख रहे हो, क्या सिर्फ देख के जहाज की स्पीड पता कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री में हो, या आधा चैप्टर पढ़ चुके हो, या स्कूल में 1-2 क्लास हो चुकी है। खड़े खड़े जहाज की हाइट, स्पीड सब पता कर लो। और अगर जहाज से एक बॉम्ब निकला है तो क्या वो आगे किसी चीज को, अगले जहाज को हिट करेगा? ये तुम अगर पता कर सकते हो तो स्कूल में 1 क्लास हो चुकी है। समझ में आई बात कि नहीं? हम भी इस चीज को पता करें। सो इट इज, यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति, पहला चित्र देखो, कुतुब मीनार को पता कर लेगा, हाइट पता कर लेगा, सिर्फ उसको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है कि 60 डिग्री। उसको ये देखना पड़ेगा, एक वो ले लो, एंगल वाला नहीं होता, तो एंगल हमने कितना किया उसको वो मीजर कर लेगा। और फिर उसके बाद एक चीज होगी, दैट इज इस तरीके का होगा। मान लीजिए जैसे सीधे रखा और इसको ऊपर कर लिया, तो हम ये देखेंगे हमारी लाइन ऑफ साइड से कितने पे उसका टिप पड़ रहा है, और फिर इस एंगल को मेजर कर लेंगे। एक को बेस पर रखेंगे आंखों की सीध में, होराइजन, और एक को ऊपर रख देंगे जो टिप पर है। समझ में आ गए कि नहीं ऑब्जर्वर से? सो इन दिस वे दिस इज इंक्लिनोमीटर। इसे क्या कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनोमीटर वी कैन फाइंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये खुद ही एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो हम ये पता कर लेंगे। चलो लेट अस फाइंड इट आउट। आगे देखो, कहने का मतलब है कि ये जरा देखो, अगला डायग्राम देखो 8.2। ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे खड़े हुए व्यक्ति की डिस्टेंस प्राप्त कर सकता है। इसको कहते हैं, जब तुम ऊपर देखते हो, ऊपर भी देख सकते हो, तो एक एंगल बन रहा है,
ऊपर की ओर देखोगे तो ऊपर अगर तुमने देखा तो उसको कहते हैं ऊपर की ओर देखा। नाउ इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। चेक करो, ये तुम्हारी रही आंखें और ये तुम खड़े हो गए और ये रहा कुतुब मीनार। ये तुम हो, ये तुम्हारी आंखों की साइट है। देखो तुम्हारी भी तो कुछ हाइट होगी कि नहीं होगी, तो ये तुम्हारी हाइट है। तुमने यहां से आंखें ऊपर करनी शुरू कर दी, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, द एंगल मेड फ्रॉम होराइजन टू अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहीं से तुम छत पे खड़े हो और नीचे देखना शुरू कर दो कि नाव जा रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो अगला डायग्राम है, वो भी देखो। तो इसको कहते हैं द एंगल मेड बिटवीन होराइजन एंड, ये देखो ये आईज हैं और ये क्या है, साइट, जिसे तुम देख रहे हो। साइट है कि नहीं, दृश्य। और ये चीज क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। आंखों से साइट के बीच की जो लाइन होती है उसको क्या कहते हो, लाइन ऑफ साइट। और ये जहां क्षितिज मिलता है, धरती चूमे जहां गगन को, लक्ष्य पथगामी की लक्ष्य डगर हो, वही तो क्षितिज है, होराइजन। तो जहां धरती और आकाश मिले उसी को होराइजन कहते हैं। ये रहा होराइजन। तो कहने का मतलब है एंगल मेड बिटवीन होराइजन एंड लाइन ऑफ साइट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ होराइजन। ठीक है, एंड लाइन ऑफ साइट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, राजवीर सेंटेंस पूरा करो जस्ट देखने के लिए कि लिसनिंग पावर क्या है, कि बहुत पुअर तो नहीं है, मतलब बिल्कुल गई गुजरी तो नहीं, बस उसके जानने के लिए हमें, और कुछ नहीं। बाकी सबसे तो पूछ ही लूंगा, क्लास पूरी जानती, तुम अपना बताओ, पूरा करो सेंटेंस। बहुत सही, तुम भी बोलो। तुम लोग तो जानोगे ही, वो तो जस्ट उसकी पहचान कर रहे थे कि कितना सुन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो हिंदी में बोल देते हैं उन्नयन कोण। एंगल ऑफ, अगला पूछेंगे, एक बार और जांचोगे, एलिवेशन। अगला देखो, क्योंकि लिसनिंग इज लर्निंग। आखिर कहाँ कमी रह गई राजवीर में, लिसनिंग कम। लिसनिंग होती तो लर्निंग हो जाती। अब ये यहाँ पे होता डोसा, तो ये सुन रहा होता, पानी डाल लो उसमें, क्या कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाने की बात हो जाती है। अब ये जीने मरने का थोड़ी है सवाल, उसे ठेला लगाना है आगे, उसको ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत है। तो उसके लिए स्टेक नहीं है, दैट इज मैटर ऑफ स्टेक होता, जीने मरने का सवाल, तो ध्यान दे लेता। अगला देखो, नेक्स्ट इज, अगर तुम किसी बड़ी अटरिया पे खड़े हो, छज्जे पे, और तुम नीचे देखने लग जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ और तुमने यहाँ नीचे देखा होराइजन से, और यहाँ पे एक बोट है, ये ऐसे पानी में चल रही, तो ये जो एंगल है, जो होराइजन से और लाइन ऑफ साइट, तो इस एंगल थीटा, इसको क्या कहते हैं, थीटा। जैसे अल्फा, ये ग्रीक के लेटर्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब, ये ABCD, उसी से ही हम लोगों का बना हुआ है ABCD। हम लोग जैसे ABCD बोलते हैं, वो कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो आप देख लो, अल्फा, इसे क्या कहेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये सब, ये कौन से लेटर्स हैं। ऐसे ग्रीक में 26 लेटर्स होते हैं, हमें अभी ज़्यादा नहीं जानना, बस इतने में काम चल रहा है। तो ग्रीक लेटर्स हैं,
ग्रीक जब ऑटोमन एम्पायर ने इन पे हमला किया था, ये लोग राशन पानी लेके नहीं भागे थे, ये लोग अपना टेस्ट ट्यूब और इंस्ट्रूमेंट लेके जंगल भागे। इतने महान लोग थे, 2000 लोग थे साइंटिस्ट। वो बोले भूखे रह लेंगे लेकिन संसार को विज्ञान देके जाएंगे। उन्हीं को आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग ग्रीक के लेटर्स, ग्रीक के एटिमोलॉजी, जो भी वर्ड्स होते हैं, होमो सैपियंस, ये सब ग्रीक के ही हैं। हम लोग कहते नहीं साइंस में नाम लेते हैं कि हम लोग होमो सैपियंस हैं, तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं वो ग्रीक से, क्योंकि जिसने जीवन दे दिया विज्ञान के लिए तो उसको हमारा ही एट्रीब्यूट है। तो थीटा समझ में आ गई बात तुम्हें? थीटा कहाँ से दिया गया? दैट इज द एंगल मेड बिटवीन होराइजन एंड लाइन ऑफ साइट डाउन द होराइजन या बिलो द होराइजन, इट इज कॉल्ड, तुम बहुत मासूम हो, इस मासूमियत बोल रही, दैट इज कॉल्ड, तो जानोगी दैट इज। लेकिन सोचो उसके कितना कठिन होता होगा 10th पढ़ना। दूसरे के बारे में सोचो, तुम तो मजे से आराम से पढ़ ले रही हो। हाउ हार्ड इट इज फॉर राजवीर। नाउ द एंगल मेड बिटवीन, एंगल मेड बिटवीन होराइजन and line of sight down the horizon या below the horizon is called, हाँ लो उसे क्या कहेंगे? सही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, डिप्रेशन, इसको कहेंगे अवनमन, किसी को नमन करते हैं, और उसको कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नति करते हो तो उन्नयन कोण। उत्नयन, उत का मतलब ऊपर, अव का मतलब नीचे। ध्यान दीजिए, दैट इज इन द सिमिलर वे द थर्ड डायग्राम देखो। क्या एक बैलून या जहाज उड़ रहा हो तो ये रहा फाइटर प्लेन, तो फाइटर प्लेन अभी उड़ रहा है और ये उड़ता 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 आगे पहुंच गया, ये देखो, और तुम यहां खड़े हो, ये अविश खड़ा है, अविश ने इसे देखा और इसे देखा और ये विश किया कि मैं भी पायलट होता। सही है? तो अविश ने एक एंगल देखा, बोला अरे ये तो 60 डिग्री पर जहाज है, और 5 सेकंड्स बाद उसने देखा कि 30 डिग्री पर जहाज है। उसके पास यही लकड़ी का यंत्र था, उसने डिग्री नाप ली, 5 सेकंड बाद 25 रुपए का ले आया था बाजार से, उसने स्पीड पता कर ली। अगर ऐसा किया जा सके तो ये ट्रिग्नोमेट्री। उसने हाइट भी पता कर ली, सब पता कर लिया और पेपर पे नोट कर लिया कि ये जहाज दुश्मन का था, इतनी हाइट पे उड़ रहा था, इतनी स्पीड पे उड़ रहा था। फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस ने तुरंत तोप से उड़ा दिया उसको। ठीक है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल छोड़ी। अब इसको 26 जनवरी को हाथी पे बैठे सोचो, और वीर बालक पुरस्कार दिया गया। अब अगला देखिए। So, with help of trigonometry, we can find the height of aircraft, the altitude of aircraft, as well as speed. करेंगे, लेकिन वो अगला चैप्टर है, ये सब करें। We can find speed and altitude of aircraft with help of trigonometry. अगला देखो, देयर आर 3 साइड्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे आ जाओ, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है? दैट इज
ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो किसी भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल लो, यहां पे ऑब्जर्वर है क्योंकि वो ऊपर देखेगा नीचे देखेगा, ये 90 डिग्री है, ये हमेशा ऑब्जर्वर का पॉइंट क्योंकि आंख ऊपर उठाएगा। अगर तुम्हें कुतुब मीनार देखनी तो तुम्हें दूर हटना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा। ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है, ये क्या होता है, ऑब्जर्वर के सामने परपेंडिकुलर हो, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि ए बी सी और बी पे, ए पे कौन है, ये समझो मीनार है, बिल्डिंग, ये क्या है, बिल्डिंग का ये टॉप पॉइंट देख रहा है, सही है। तो अब ये अगर ज्यादा ऊंचा देख रहा है तो क्या एंगल ज्यादा होगा, तो क्या उसकी हाइट ज्यादा होगी, और अगर उसे इतनी ही बिल्डिंग दिखे तो क्या हाइट कम है बिल्डिंग, ये सब तो उस पर डिपेंड करेगा। क्या थीटा डिपेंड करेगा, थीटा ज्यादा है तो बोलो क्या होगा, थीटा कम, और यहीं पे खड़ा हो गया अगर थीटा बहुत ज्यादा हो जाए तो बोलो कौन सी बिल्डिंग ज्यादा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल, सही है। तो कहने का मतलब है अगर ये एंगल 30 डिग्री है या थीटा डिग्री, थीटा एक एंगल है, तो साइन थीटा 6 तरीके के रेशो बनते हैं। देखो 3 साइड है, तुम्हारे मन में आएगा कि रेशो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का भी हो सकता है। किसका किसका हो सकता है, दैट इज P बाई H का हो सकता है। अगर तुमने कहा मोहजीत को कि मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो लिया है, तो मोहजीत कहेगा आपने साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा लिया है। इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो तुम ले सकते हो, अब उसका कुछ भी वैल्यू हो। मेरा कहने का मतलब है परपेंडिकुलर तुम्हारा BC है, कितनी वैल्यू होगी कितना आएगा, लेकिन अब तुम्हें बार बार बोलना नहीं पड़ेगा मैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ले रहा हूं। मोजिद कहेगा शॉर्ट में बोलो साइन थीटा, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 60। तुम अगर इतना बोल दोगे तो मान लिया जाएगा उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कितनी होगी वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन साइन का मतलब है कि एंगल लिखो उसके आगे, और उस एंगल के रिस्पेक्ट में तुमने किसका किसके साथ रेशो लिया है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस। तो तुम कुछ भी ले सकते हो, BC बाई AB। तुम साइन 30 भी ले सकते हो। कभी भी तुम अगर 30 डिग्री लोगे तो अगर ये 4 है, कभी कंपास उठा के देख लेना तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, 30 होगा तो ये यही होगा, ये रेशो फिक्स है। 30 डिग्री उठाओगे और तुम कभी भी राइट एंगल में तुमने 30 पे देख लिया तो तुम ये देख लेना सामने की बिल्डिंग अगर 4 है तो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट से टॉप 8 है। उसका टेबल बना हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन साइन का हमेशा मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अच्छा अब जरा देखो, कभी cos थीटा उसे क्या कहोगे, कोसाइन ऑफ थीटा। 6 रेशो हैं, जब 3 साइड है तो 6 रेशो बनते हैं। कोई कहे नहीं, दीपिका कह देनी मैं तो बेस को हाइपोटेनियस के साथ लूंगी, तो क्या होगा, वो किसको लेगी बोलो, कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा अभी भी 30 ही है, लेकिन इसका मन कर रहा है नहीं मैं मेजर करूंगी बेस और हाइपोटेनियस। 3 चीजें किन्हीं भी 2 के रेशो को मेजर कर सकती है, तो भी इसको अंदाजा लग जाएगा कैसा ट्रायंगल। अच्छा ये क्या करेगी, बेस बाई हाइपोटेनियस को लेगी। बेस का चेक करो जरा, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है
और जो फुट ऑफ बिल्डिंग है इसको क्या कहते हैं बोलो? फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो सबसे नीचे का हिस्सा उसे क्या कहती हो? फुट ऑफ बिल्डिंग। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो राजवीर? प्रियांशु, AC by AB. एसी इसे कैसे फिर समझाएंगे? ये तो ध्यान इसका डोसे पे है। ये भी सोच रहा डोसे पे मक्खन पड़ा है, वहाँ ध्यान इसका मक्खन पे है। कैसे इसको बताया जाए? अब यहीं से इसको समझना है, दो चैप्टर दो निकलते चल रहा है। चलो अब तीसरी चीज देखो, अभी भी थीटा ही लेंगे दिग्विजय, बट लेंगे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। थीटा अभी भी 30 ही है, लेकिन तुम्हारी मर्जी तुम क्या रेशो ले लो। तो अगर तुमने परपेंडिकुलर और बेस का ले लिया तब स्वाति क्या होगा? दैट इज tan थीटा। इसको कहेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा। तो दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। स्वाति इसको क्या बोलोगी? BC अपॉन AC। सही है? अगर किसी का मन कर रहा है नहीं मैं तो उल्टा चलने का आदी हूं और मेरा मन कर रहा है नहीं मैं हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे में जिसने हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर ले लिया तो उसने क्या ले लिया होगा बोलो? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो चीज है दो तुमको मालूम चल गया तो पाइथागोरस थ्योरम से तो तीसरा सभी निकालेंगे। ए का फोर पता चल गया तो रूट ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर ही लेंगे, उससे में ज्यादा लेना देना नहीं है। वो तो कर लेते हो ना, किसी राइट एंगल में दो साइड पता हो तो इसी निकाल देते हो। ये देखो हाइपोटेनियस क्या है? ए बी और परपेंडिकुलर क्या है? 2d आना, उसे क्या कहोगे? साइन है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, दैट इज कोसिकेंट ऑफ थीटा। क्या कहेंगे? कोसिकेंट ऑफ। कोई कहे नहीं मैं हाइपोटेनियस बाई बेस लूंगा, उल्टा काम करूंगा। एक कह रहा है कि बेस बाई हाइपोटेनियस नीचे बढ़ा, नीचे बढ़ा, ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ये कह रहा है नहीं नीचे छोटा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो अब इस क्या लिखेंगे यहाँ पे? AC by AB. AC बाई AB। और उसे क्या लिखेंगे? सीकेंट। हमें कहा जो वो बोल रहा लिख रहा है वही सीधा ही उसने बोल दिया, उसकी गलती है, उसको बोलो। हमको क्या बोल रहा है? उसने वही लिखवा दिया। ये डेमोक्रेसी है, ये जेंजी है, इसमें तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कह रहा वही लिखो, वही संविधान, ठीक है? उसको डोसा खाना। हाँ बोलो। बस मैं 2 मिनट में ही आना। हाँ अब इस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, 20 का रास्ता निकाल लो। बोलो। H by B. यही गलत लिखा था, तो क्या करें? H बाई बी। अब बोलो AB by AC. AB बाई AC। इसे कहेंगे सेक थीटा, दैट इज सीकेंट ऑफ थीटा। सही है? अब कोई ये कर दे कि B बाई B, क्या कह दे? उल्टा कर लो। अब बोलो अविश। B by B तो AC by BC. AC बाई BC। ये देखो इसको कहेंगे कॉट थीटा,
टेंजेंट ऑफ थीटा। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। चेक करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां तक सही है। इसको लिखो सोना, इसको लिखो चांदी, इसको लिखो तोले। सोना क्या होता है? साइन। चांदी क्या होता है? सी से होता है चांदी, तो कॉस, क्योंकि चांदी सी से होगा। और तोले किससे होगा? टी से, दैट इज टैन। ठीक है। अब देखो, यहां तक तुम्हें पता चल गया। दैट मीन्स इसका उल्टा करना है, तो कॉट, सेक और कॉसेक। सही है। तो अब सोना चांदी तोले और उल्टा करना है, तो कॉट सेक कॉसेक, काटो सेको और कासेक। भाई इसको तो खुद ही याद करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं। उल्टा काटो सेको और काटो सेको, यही कॉट से सोना चांदी तोले तो साइन कॉस टैन हो गया। यहां तक कि तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, इतना तुम्हें समझ में आ गया, इसमें इतनी पावर है कि तुम्हारी 2 एक्सरसाइज में पावर। ये बहुत पावरफुल। सिर्फ 6 चीज पे तुम्हारी 2 एक्सरसाइज समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, नाउ चेक करिए, सिर्फ 6 चीज तुमसे पूछी जाएगी और तुम्हें बिना कुछ किए बताना है। साइन थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस में बताओ। Based upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base. So cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. Sec theta is hypotenuse upon base, और cos theta है base upon तुम्हें टाइम मिल गया? हाँ, हर्षवर्धन। Sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, और tan theta base upon hypotenuse upon perpendicular upon base, और cosec theta h upon p, और sec theta h upon b, और cot theta b upon बी अपॉन p। सही। चलो अब आगे की बात करते हैं। सर मौजूद भी बताना चाह रहे मोजीद कहाँ बता पाएंगे? पावरफुल आदमी है वो, अगवा अगवा कर लेंगे। अभी मोजीद से थोड़ा कठिन पूछेंगे भाई, वो टॉपर है। ये सब सरल वाले बच्चों के लिए। आगे देखो, अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 1 पे। आओ, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं बस। अरे तुम बस इंतजार करो, एग्जाम्पल 1 पे आओ। tan ए दिया है, एग्जाम्पल 1, tan ए इज इक्वल्स टू 4/3। तो तुमको बताना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये चेक करो, इसे लिखो a,
क्योंकि ए एंगल है तो ए लिखा जाएगा कि नहीं? तो ए या बी सी अपने मन से लिख दो, समझी रिद्धि? ए पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा ना, ए एंगल लिया गया। तो मुझे बताओ कि tan ए होता क्या है? tan ए का फार्मूला बताओ यहां से। tan ए का P और B में नहीं चलेगा, अब इसके वो लिखने पड़ेंगे, साइड्स के नाम लिखो। BC बाई AC। तुम चाहो तो माइंड में सोच सकती हो कि P बाई B, लेकिन तुम्हें ये लिखना नहीं है कहीं पे, ये ऑफेंस माना जाएगा। और ये BC बाई BC 4/3 है AC। BC परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिया। जो एंगल होता है वहीं पर प्रेक्षक खड़ा रहता है, ऑब्जर्वर। सही है? BC कितना हुआ दीपिका? अरे 4K, सही बता दे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। BC कितना है? 4K। और AC कितना है? 3K। सही है? तो तुम यहां लिख लो 4K और AC को 3K। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रस थ्योरम। तो बोलो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर। तो 4K, AC कितना है? 3K का होल स्क्वायर। और BC कितना है? और दैट इज AB स्क्वायर। 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज AB स्क्वायर। तो 25K स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर। तो बोलो AB कितना हो गया? चूंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं होती तो लिख दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। साइड तो निगेटिव नहीं होती ना, प्लस साइन ले लिया। 5K, AB 5K हो गया आशना। सही है? तो तुम मुझे कुछ चीजें बताओ। अब ये मुझे बताओ, साइन है वहीं पर ही तुम खड़ी हो। अब साइन है बताओ, वो नहीं चलता है, वो मन में रखो। हाँ। पहले तो साइड का नाम बताना। ए भी क्यों बता रहे? ऐसा मत करो। बोलो दीपिका। हाँ सही सही बताया करो। ए बी वैल्यू प्लेस करो। अब ये फिर पूछेंगे तुमसे 4K अपॉन 5K। सोना चांदी तोले में तो सोना सबसे पहले है। तो सोने को बोलो कि हरा भरा पाकिस्तान। ये देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो पसंद आया नहीं आया? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। कहने का मतलब है पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। साइन कॉस टैन, ऊपर क्या है? साइन कॉस टैन। और नीचे से करो तो कॉट सेक कॉसेक। कॉट खटिया में बैठ जाओ, सेको ब्रेड, और कॉसेक खा जाओ। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, है बड़ा आसान। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अगर तुम्हें समझ में आ गई कनिष्का, तो तुम मुझे कॉस ए बताओ। तो अच्छा जानती हो, बताओ। 3K अपॉन 5K, दैट इज, हाँ मोहजीत, कॉट ए। हाँ वो सब, हाँ AC अपॉन BC, दैट इज 3K और अपॉन 4K, तो 3/4। राजवीर, एक और अटेम्प्ट आपके साथ। सेट A,
सेट ए, हाँ दिग्विजय आप बताओ। ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी यहां से देख के बताया ना करो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहां से क्यों नहीं देख रहे? नकल करने की छूट दी है, तुम क्या सोचो नकल नहीं करना? करो। अखिलेश यादव भी नकल करके पास में बता रहे थे, अरे नकल तो बहुत अच्छी चीज है। तो दैट इज ए बी 5k अपॉन 3k, तो 5/3 cosec A मौजिद देर लगा। अभिनव तुम बताओ। ए बी अपॉन, उतना दिमाग लगाएगा अभी कुछ हो जाएगा उसके माइंड को, बहुत रिस्की है आजकल। 5k अपॉन 4k, तो 5/4 हो गया, सही है। आज क्लास ही चलेगी, आज टेस्ट नहीं चलेगा, अभी 10 मिनट और क्लास, ओके। चलो, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। कुछ चीजें और देखें। That is चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 मत देखिए, एक्सरसाइज पे आइए। पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.1 में ये देखो, तुमको दिया है राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। अब की बी इधर ले लिया और ये ए सी, तो इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रिद्धि ए सी बताओ। अच्छा निकालोगी, ठीक है, पानी पी लो जाके। ए सी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज 24 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एक बार और राजवीर से ट्राई करें, शायद कुछ उम्मीद निकल आए। 24 स्क्वायर 476, आप बताओ। 576, करेक्ट, 576 राइट एंगल एट बी, है राइट एंगल एट बी। ऐसा ऐसा ही है। राइट एंगल एट बी, तो फिर बदलना पड़ेगा। और एंगल कौन सा लिया है? एंगल कुछ नहीं पूछा, ए नीचे ले लो, ए भी निकालना है, सी भी निकालना है। अब ये सारा ठीक है, राइट एंगल एट बी है और क्या क्या वैल्यू दी है देखो भाई, फिर से करना पड़ेगा। क्या क्या दिया है चेक करो। ए बी 24 है, ए बी लो 24, और क्या दिया है? बी सी 7 है, ठीक है। इस चीज को बदलो अब। ये सब रिद्धि के पानी पीने की वजह से हुआ है, पानी पीने ही नहीं जाती। दैट इज बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, इट इज ए सी स्क्वायर। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 49 प्लस 576, इट इज ए सी स्क्वायर। 625 का रूट, सही है। दैट इज 25। तो ए सी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद जिज्ञासा तुमको 2 जगह खड़ा होना है। ध्यान दीजिए इधर, तुमको सी पे भी खड़ा होना है।
अगर तुम सी पे खड़ी होगी तो ये बेस माना जाएगा और सामने एल्टीट्यूड माना जाएगा, और ए पे खड़ी हो जाती हो, जहां तुम खड़ी हो वो चीज बेस है। तुमसे ए एंगल भी पूछा गया है, सी एंगल भी पूछा गया, समझ में आई बात की नहीं? तो अब तुम्हें बताना होगा साइन ए, मैंने सब लिख दिया है, तुम साइन ए बताओ, ए पे खड़ी हो जाओ और सामने वाले को परपेंडिकुलर मानो, बताओ। BC upon AC. सही है। दैट इज 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अच्छा अब मुझे बताओ मंगल, कॉस ए, हमेशा सी छोटा रखना, कोई भी लेटर बड़ा नहीं लिखना। अगर हमने गलती से लिख दिया है, कहीं तुम्हें लग रहा है तो उसी फॉन्ट पे रखना, गलत माना जाएगा, कोई लेटर बड़ा नहीं रखना। अभी सीख रहे हो, कॉस ए बताओ, अभी भी मैं इसे थोड़ा बड़ा किया हूँ, इसी को बराबर लिखना। हाँ बोलो, AB upon AC. बोलो। AB upon AC. सही है। AB अपॉन AC, दैट इज 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। प्रभात, ये मुझे बताइए साइन C, अब तुम C पे खड़े हो, इस बात को भूलो मत, और जहां तुम खड़े होते हो वो चीज बेस होती है। AB upon AC. तो साइन C अब परपेंडिकुलर तुम्हारे सामने हो गया क्योंकि तुम C पे खड़े हो। तो AB अपॉन AC, दैट इज 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो 24 अपॉन 25। नाउ कॉस C, प्रियांशु, BC by AC. बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये बेस है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जहां तुम खड़े हो वही बेस है। तो BC बाई AC, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, 7 बाई 25। अगला सवाल देखिए, आपको डियाना क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चीजें दी गई, ये ट्रायंगल दिया गया और इस ट्रायंगल में पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अच्छा ये तो नहीं दिया गया है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये मैं आपके लिए निकाल देता हूं, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, चेक करो। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, ये 5 आ गया। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि tan P और माइनस कॉट R की वैल्यू बताओ। tan P पहले बताओ, P पे खड़ी हो जाओ, एक बार अपने हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चुन लो, और एक बार R पे खड़ी हो तो बेस और परपेंडिकुलर कुछ और होगा। P पे खड़ी हो, पहले P पे तुम खड़ी हो जाओ। QR upon PQ. क्यू आर अपॉन पी क्यू, तुम समझ गई हो। अब तुम्हारे लिए अगली 2 एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। अब आर पे खड़ी हो और कॉट निकालो, सोचो कॉट का क्या फार्मूला होता है, फिर वही निकाल दो। वो चीज परपेंडिकुलर बाई बेस होती है, और उल्टा सोचो, बेस बाई परपेंडिकुलर लगाओ। आर पे खड़े हो के बेस बाई परपेंडिकुलर लगा दो। बेस क्या है जब आर पे खड़े, 5 न बोलो, उसका वो बोलो, क्यू आर QR upon पी क्यू। देखा जाए तो सेम ही है, फिर भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर और माइनस, तो कितना आ गया, सही है। अगर तुम ये समझ गई हो जिज्ञासा
तो तुम्हें तीसरा क्वेश्चन करना होगा, साइन ए इज 3/4, सही है? तो कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। ये देखो साइन ए दिया है और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन। ना देखिए थ्री बाई फोर। जब तुम्हें ए दिया गया तो तुम बेहतर है नीचे खड़ी रहो, ए नीचे ही लो, ए पे खड़े हो जाओ। अब बी और सी जो आलतू फालतू का इधर ले लो। साइन ए 3/4 है। हाँ जिज्ञासा, साइन ए की जगह बताओ क्या लिखें? ए पे तुम खड़ी हो। BC हाँ upon AB। BC अपॉन, तुम बहुत तेज हो। प्रभात तुम भी बताओ। BC अपॉन AC, सही है? BC कितना हो गया? BC बताओ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता इसको क्या ले लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात कि नहीं? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो तुम क्या कह सकते हो, 3 या ना भी लो के लगा दो, दोनों में के लगा दो। इट इज इक्वल टू 3k और AC कितना है 4k और BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तुमने BC को 3k लिया है और AC को क्या लिया है 4k। तो AB कितना आ जाएगा अविश? देख के तुरंत बताओ। ये भी आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना। तो दैट इज BC कितना है 3k स्क्वायर और AB कितना है नहीं दिया है और दिस इज 4k स्क्वायर, 16k स्क्वायर। तो 7k स्क्वायर आ गया। तो AB कितना हो गया √7k स्क्वायर। तो k √7 आ गया। तो इसको क्या लिख लो, k √7 आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, साइन A से, हाँ जी किशा, अब कौन से बताओ। AB upon AC। AB upon AC, that comes as k √7 और AC है 4k। इसका पीछे आंसर देखो जरा, यही दे रहा है क्या, साइन ए 3/4 है, यही होगा। चलो कॉस ए और टेन ए रूट में ही आएगा। चलो टेन ए बताइए प्रियांशु। BC by AB यानी 3k अपॉन k √7। तो 3/√7। ये बात समझ आ गई? साइन हो या कॉस हो, क्योंकि उसमें नीचे तुम हाइपोटेनियस रख रहे हो, हमेशा ये 1 से छोटे ही हो। नीचे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से बड़ा भला क्या, हाइपोटेनियस ही तो सबसे वजनदार होता है। तो साइन और कॉस में नीचे हाइपोटेनियस होता है, तो वो 1 से छोटे ही होगा। चलो इतना ही रखिए बस आज के लिए।